बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के किसानों के लिए उद्यान विकास योजना। कोडरमा में मछली पालन के विकास के लिए 3 योजनाएं। सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसानाइजर 1। अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला में उद्यानिकी खेती की तरक्की और बिरसा कृषकों की आय बढ़ाने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लातेहार के किसानों को अनुदान पर मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, गृह वाटिका की स्थापना, मशरूम कीट वितरण, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फल, फूल की नर्सरी इकाई, खुले वातावरण में फूलों की खेती और सब्जी की खरीफ एवं रबी की खेती के लिए प्रत्यक्षण जैसे अवयव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। झारखंड सरकार के मत्स्य प्रभाग की ओर से कोडरमा में मछली पालन के विकास के लिए 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मछली बीज उत्पादकों, RFF समूहों, केज पालकों और हैचरी संचालकों को पुरस्कृत करने की योजना है। इसके अलावे निजी क्षेत्र में महाझिंगा पालन और नए रंगीन मछली पालन इकाई की स्थापना करने की योजना है। इनमें अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, बरसात में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके चारा को संक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था करें। मिश्रित दाना को पानी से भीगने या नमी से बचाएं। खासकर सरसों और बादाम की खल्ली से युक्त मिश्रित दाना में नमी के कारण जल्द फफूंद लगने का खतरा रहता है। बरसात के मौसम में खाना अगर ख़राब हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं गाय पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं या सुकर पालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो वो दाने को अपने स्टोर करके रखते हैं। तो बरसात के मौसम में जब वातावरण आर्द्र वातावरण हो जाता है या जहाँ आपने स्टोर किया वहाँ पानी का रिसाव है, तो वहाँ पे जो अनाज है उसमें देखा जाता है फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो दाने का मिश्रण होता है उसमें बादाम की खल्ली या सरसों की खल्ली भी होती है और उसमें जो है कि ये जो फंगस होने का जो संभावना है उसमें ज़्यादा होता है। तो हमारे किसान भाई से ये कहना है कि जो भी आप दाना मिश्रण देते हैं अपने पशु को, वो बिल्कुल फ्रेश देना चाहिए। आप पुराना या फिर देखा जाता है कि जब बरसात का पानी या नमी अगर दाने में आ जाता है तो ढेला ढेला हो जाता है, बिल्कुल गोल गोल जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो, और उस तरह का दाना को आप पशुओं को खिलाने के लिए नहीं दें। किसान भाइयों, खरीफ तिलहनी फसल सरगुजा की आगात खेती के लिए अगस्त में और पिशात खेती के लिए सितंबर में बुआई करें। सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसानाइजर 1, बिरसानाइजर 2 या बिरसानाइजर 3 का चयन कर सकते हैं। सरगुजा की छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि कतारों में बुआई करते हैं तो 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सरगुजा की आगात और पिछात बुआई दोनों में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि आगात बुआई में पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर और पिछात बुआई में पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सरगुजा के उन्नत प्रभेदों में बिरसानाइजर 1 और बिरसानाइजर 3 की उत्पादन क्षमता 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 100 से 105 दिन में तैयार होता है, जबकि बिरसानाइजर 2 की उपज 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 95 से 100 दिन में तैयार होता है।
जो किसान धान की खेती कर रहे हैं वो अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनोवीडर की सहायता ले सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये पानी में डूबता नहीं है। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में जैविक विधि से उकठा रोग के नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाएं। साथ ही बुआई से पहले 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल से टमाटर का बीजोपचार करें। इसके अलावे यदि खड़ी फसल में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी।
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान खेती बाड़ी करते समय पुरानी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम खास कर बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो हमारे किसान हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अगर हमारे किसान कृषि यंत्र का इस्तेमाल करें तो कम समय में अपने खेतों से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी सब्जी और फसलों को बचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में इन्हीं विषयों पर हम आपको देंगे विस्तार तरीके से जानकारी, और ये जानकारी हम इस फीचर के माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। धान झारखंड प्रदेश की मुख्य फसल है। खरीफ का मौसम आते ही यहाँ के किसान धान की रोपाई में लग जाते हैं। धान की फसल में यहाँ के किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खरपतवार की। ये खरपतवार धान की बढ़वार में सबसे बड़े बाधक होते हैं। इसकी वजह से किसानों की श्रम शक्ति के साथ साथ उनका समय और धन भी बर्बाद होता है। अतः इन बर्बादियों से बचने के लिए तथा धान की सही बढ़वार के लिए किसान भाइयों का खरपतवार पर नियंत्रण करना अति आवश्यक हो जाता है। आज के इस तकनीकी युग में इसके लिए कोनोवीडर यंत्र का इस्तेमाल करना बहुत ही सहायक होता है। मैं आपको बतलाऊं सबसे पहले कि अभी धान का मौसम है, हम लोग धान लगा रहे हैं। बहुत लोगों ने 1 नंबर खेत में धान लगा ली है, 2 नंबर में भी जहां पानी की उपलब्धता रही है, थोड़ा मानसून विलंब से आया, पानी कम गिरा है। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ़ें, बीच बीच में धूप भी बहुत निकली है। इस परिस्थिति में घास और खरपतवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। कादा ठीक से नहीं होने के कारण भी हमारी खरपतवार बहुत बढ़ती है। हमारे किसान भाइयों, हम लोग हाथ से निकालते हैं। हमारे परिवार की महिलाएं या उस बस्ती की टोला की सखी संगनी मिलकर 6-6, 8-8 लोग कई दिन तक लगे रहते हैं और जहां से शुरू करते हैं वहां अंत हो जाता है और खरपतवार नहीं निकल पाती है। ऐसे में हमारी श्रम, हमारा लेबर, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। दूसरा चीज़, हम खरपतवार ना हटाने के कारण उसमें नाइट्रोजन को भी नहीं दे पाते हैं, जिसको हम यूरिया के रूप में जो पौधे को बढ़ाता है। इसलिए हमको समय पर खरपतवार को निकाल लेना बहुत ही आसानी के तरीके से। सबसे पहले धान के लिए हम कोनोवीडर का अगर प्रयोग करते हैं, कोनोवीडर में एक आगे पाटा लगा रहता है, पीछे 2 कोन हैं। जैसे हम लोग सॉफ्टी वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसमें जो कोन होती है उसमें पत्तियां लगी रहती है। एक उल्टी घूमती है, एक दूसरी दिशा में घूमती है। ये क्या करती है, आगे का पटरा खरपतवार को ऐसे दबा देता है, जो खड़ी रहती है चलता जाता है और कोन घूमती जाती है, और जहाँ से खरपतवार जड़ सहित उसको निकाल के, और हम जब पीछे पीछे उसमें चलते हैं, उसी कतार में लगी हुई धान में, वह हमारे पैरों से जमीन के अंदर धंसती चली जाती है और कुछ समय पश्चात सड़ जाती है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा देती है। धान की बुआई के 20 दिनों के बाद धान के पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं। अतः किसान 20 दिनों के उपरांत पहली बार खेतों में कोनोवीडर चला सकते हैं। फिर 20 दिनों के उपरांत पुनः वे कोनोवीडर चलाकर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि बुआई के वक्त पौधों से पौधों की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी को अनुशंसित मात्रा में बनाए रखें। इससे फसलों को कई तरह के फायदे मिलते हैं और उनकी बढ़वार अच्छी होती है। देखिए, हमारी रोपाई के 20 दिन के उपरांत हमारा पौधा अपनी नीचे की जड़ों को अच्छे से पकड़ लेता है जमीन के अंदर। इसका मतलब वह स्टेबल हो जाता है। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, पौधा मजबूती
बना लिया अपनी जगह, लेकिन पहली शर्त हमारी किसान भाइयों से यही रहेगी कि कतार से कतार की दूरी को भी मेंटेन करें। उससे 3 फायदे होते हैं। पहला, जो खाद पौधा अपनी जड़ों के पास से लेता है, हर पौधे को अपने जड़ों के पास से खाद मिलती है। दूसरा, सबको धूप भी अच्छी मिलती है। तीसरा, बढ़ने और फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। और मुख्य काम हमारा, जब हम इस पर कोनोवीडर को प्रयोग करके और चलाते हैं तो यह 20 से 21 दिन के उपरांत पहली बार जब हम खेत में इसको चलाएंगे, फिर 20 से 21 दिन के बाद एक बार पुनः चलाएंगे। इस प्रकार हमारे पौधों की जड़ें, मुख्य पौधों की जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और थोड़ी मोड़ी अगर खरपतवार हल्की सी ऊपर की तरफ भी आती है, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मुख्यतः भोजन जो जड़ों से खींचता है वो काफ़ी नीचे तक चला जाता है और खरपतवार हमारी ऊपर रहती है। किसान भाइयों को कोनोवीडर चलाते वक्त इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वे कोनोवीडर तभी चलाएं जब खेतों में जल जमाव अधिक गहरा ना हो। वे कोनोवीडर का इस्तेमाल तभी करें जब खेतों में 1 इंच या उससे कम पानी हो। ऐसी स्थिति में कोनोवीडर सही तरीके से खरपतवार निकालने में सहायक होते हैं। खरपतवार को निकालते हैं हाथ से और कोनोवीडर से निकालते हैं, तो दोनों में फर्क देखिए। जिस काम को हम 25 मजदूरों या 25 कृषक महिलाओं के द्वारा या 25 आदमियों के द्वारा निकालते हैं, वह मात्र हमारा 1 में हो जाता है। सामान्य तौर पर बाजार में 1500 से 1800 रुपए तक के अच्छे कोनोवीडर मिलते हैं, बहुत अच्छे, और उसका लाइफ भी अच्छा है। कई साल तक आप उनके खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे, रंग रोहन करके, धो के, मिट्टी हटा के, सुखा के रख देंगे। दूसरा, 1 इंच से ज़्यादा पानी न रहना चाहिए। हमारा जो उंगली का पोरा होता है, इससे ज़्यादा पानी न रहे जब कोनोवीडर चलाए तो। कोनोवीडर, क्योंकि कोनोवीडर क्या करेगा, नहीं तो वो पानी के ऊपर थल-थल करता रहेगा और जो खरपतवार निकलेंगी अपनी जड़ फिर यथास्थान घास बना लेंगी और वैसे करके पूरा का पूरा वहीं का वहीं वही काम हो जाएगा। हमारा जो खरपतवार नियंत्रण का काम है वो नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, कोनोवीडर यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती और ये यंत्र बाजार में हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसके अलावा ये कृषि संबंध सरकारी संस्थानों में भी उपलब्ध होता है। किसान भाई इसकी विशेष जानकारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक को और अच्छे से जानने के लिए और इसकी उपलब्धता कोनोवीडर की या जैपनीज पैडीवीडर की हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में, अन्यत्र बाजारों में, सरकार में आप जिला कृषि पदाधिकारी से बात करें, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से बात करें, अपने ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी से बात करें, कृषक मित्र से बात करें, आपको सुलभ कराने में वो सहायता प्रदान करेंगे। हमारे किसान भाइयों, समय, श्रम, पैसा, लागत, सारी चीज़ों को जितना कम कर सके खेती के मामले में उतना कम कीजिए, आपको मुनाफा आगे बढ़ता जाएगा। किसान भाइयों, तकनीकी यंत्र किसानों की खेती को सरल बनाते हैं, अतः ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल कर किसान भाइयों को इससे लाभ उठाने की जरूरत है। इससे खेती बेहतर बनेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो पपीते के पौधे की खेती कर रहे हैं तो उसे वैज्ञानिक तरीके से अगर उसकी रखरखाव करें तो इससे क्या लाभ होगा और इससे हम मार्केट यानी कि बाज़ार में इसकी किस प्रकार से कीमत लगा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में और आपको विस्तार तरीके से देंगे जानकारी इस फीचर के माध्यम से। पपीता एक ऐसा फल है जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यही वजह है कि इन दिनों झारखंड के विभिन्न जिलों में इसकी खेती से जुड़ने वाले किसान भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे किसान भाई जो इसकी बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये अति आवश्यक है कि वे पपीते के पौधों की वैज्ञानिक रूप से देखभाल करें। ऐसा करने पर ही वे पपीते का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें पपीते के पौधे लगाने के समय से ही ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें इसके लिए उपजाऊ मिट्टी का चयन करना होगा, साथ ही साथ वैज्ञानिक विधि से खेतों की तैयारी करनी होगी। पपीता की खेती एक व्यावसायिक फसल के रूप में
पूरे झारखंड राज्य में अपनाया जा रहा है। तो झारखंड राज्य में अभी गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा ज़िले में व्यावसायिक स्तर से खेती हो रही है। इसके लिए पपीता खेती करने के लिए हम लोग को मुख्य रूप से बात करनी चाहिए कि खेती का किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले है कि खेत को जुताई कीजिए और मिट्टी जो है जैविक खाद युक्त होनी चाहिए और पूरा केचुआ खाद डालना चाहिए। उसके बाद मिट्टी में जो है जितने पोषक तत्व है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और जीवाश्म की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी का जमाव नहीं हो। पपीते के पौधों को लगाने के लिए अप्रैल माह में इसके लिए गड्ढे खोद लेना चाहिए और जुलाई माह में पौधों को रोप देना चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार तभी संभव है जब वे जमीन से पर्याप्त मात्रा में पानी और खाद ग्रहण करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि पौधे कतार में लगे हों। अतः इसके लिए अनुशंसित आकार के गड्ढे कतार में खोदें तथा कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी का ख्याल रखें। पपीता खेती के लिए ढलान युक्त जमीन हो जहाँ की पानी का जमाव न हो, पहले ज़मीन को देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप पपीता की खेती करना चाहते हैं उसके लिए आपको लेआउट प्लान करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 6-6 फीट की दूरी पे आपको पीट की खुदाई करना होगा। पौधा से पौधा 6 फीट और कतार से कतार 6 फीट होनी चाहिए और पीट की साइज जो है 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा होनी चाहिए। पपीते से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि किसान भाई इसकी खेती से उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करें। यदि किसान भाइयों को एक वर्ष के अंदर एक पौधे से 40 फल प्राप्त करने हैं, जिसमें एक फल का वजन आधा से 1 किलोग्राम का हो, तो उन्हें झारखंड के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित प्रभेद का चुनाव करना होगा। इस क्षेत्र के लिए आप पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ और रांची हनी ड्यू, इसके अलावा एक पूसा मैजेस्टिक है, इसको आप लगा सकते हैं। उसी तरह से एक पंत C1, पंत C2 वैरायटी है जो कि उपयुक्त माना जाता है और उसमें भी देखा गया है कि अगर एक पपीता को पूर्ण रूप से तैयार होने में हम लोग को 12 महीना लग जाते हैं और 12 माह के बाद ही मेरा मैच्योर होता है। तो इसमें भी देखा गया है कि यदि एक पपीता आप लगाएंगे, प्रति पौध जो फलन होती है 30 से 40 पौधा फल उसमें आता है। उसमें भी उसका ½ kg से लेकर 1 kg तक उसमें फल का वजन होता है। तो आप इस तरह से आप पपीता लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बरसात के दिन में आप जब पौधा तैयार हो जाए तो आप 30 सेंटीमीटर व्यास युक्त मिट्टी का चढ़ाव कर दीजिए ताकि पपीता का पौधा सीधा हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप पानी का वहाँ जमाव होगा, पानी का जमाव होने से गलन होगा। तो इसलिए मिट्टी से उसे ऊंचा कर देने चाहिए ताकि पपीता उपयुक्त हो। पपीते के पौधों को बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा खतरा जल जमाव से होता है। इससे सड़न गलन की समस्या तो होती ही है, साथ ही साथ इससे पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। एफिड कीट के प्रकोप से भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। अतः इनके रोकथाम के लिए खेतों से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए तथा एफिड नामक कीट के प्रकोप से बचने के लिए एडमायर नामक दवा का घोल बनाकर अनुशंसित मात्रा में पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा समस्या है पूरे झारखंड में कि आप पपीता पौधा लगा रहे हैं तो पपीता पीलापन हो जाता है। इसका 2 वजह है कि अगर यदि आपका खेत में पानी जम गया है उसके वजह से भी हो जाता है और दूसरा क्या है, एक पपीता मोज़ेक वायरस बोलते हैं जो वायरस के थ्रू फैलाव होते हैं। एक एफिड कीड़ा है जो कि उसी के थ्रू से फैलता है। इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग एडमायर 2 ग्राम 4 लीटर पानी मिला करके यदि आप छिड़काव करेंगे 15-15 दिन के अंतराल पे तो आपका एफिड कीड़ा समाप्त हो जाएगा और जो फैलने वाला जो मोज़ेक वायरस है एफिड से वो आपका समाप्त हो जाएगा। आप इस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद पौधों में फल नहीं लगते। इसके पीछे की मुख्य वजह है नर और मादा पौधों का सही मात्रा में नहीं लगना। अतः किसान भाई पपीते के 9 मादा पौधों के बीच एक नर पौधा अवश्य लगाएं। फिर पपीते के पौधे जब अचानक मरने लगें तो इसका मतलब है कि पपीते के पौधों में कई कीटों का प्रकोप है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अंत नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि खेतों में किसी तरह का जल जमाव ना हो। जहाँ पपीता लगाए हैं तो उसमें कि हम लोग देखते हैं कि कीड़ा काफ़ी परेशान करते हैं और नर और मादा का भी उसमें होते हैं कि अगर यदि आप पपीता लगाए हैं, बहुत से किसान बोलते हैं कि आप नर उसमें आ गया, तो इसके लिए हम लोग करना है कि 9 मादा 1 नर होनी चाहिए। और कीड़ा का प्रकोप यदि हो तो उसमें है कि आप अंत दवाई का 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। पौधा लगाने से 2 माह
के बाद तो निश्चित रूप से आपका जो कीड़ा होगा उसमें नियंत्रण हो जाएगा। तो लेकिन सावधानी यही देना है कि हम खेत में पानी का जमाव नहीं करें। पानी जमाव रहने से अधिकांश पत्ते पीले हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बरसात शुरू होने के पहले प्रत्येक पौधा के पास मिट्टी चढ़ाव कर दीजिए, ताकि कि पानी का जमाव न हो और पौधा स्वस्थ रहेंगे और फलन अच्छा होगा। और फलन जब अच्छा होगा तो आमदनी भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह से किसान भाई यदि वैज्ञानिकों की सलाह पर पपीते की खेती करें तो वे उससे निश्चित रूप से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र राजू रोड, रांची। खेत संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।